हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था। बताया था इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है और रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी। साथ में कहा था कि इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लिखो हेडिंग प्रॉपर्टीज और characteristics of chemical equilibrium। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में अब जैसे पॉइंट वाइज बात करें कि इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो पहला तो पॉइंट यही है कि अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये सबसे वाइटल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर मुझसे पूछो ये वाला स्टेटमेंट, तो हो सकता है इस पूरे चैप्टर में मैं ये 40-50 बार तो 40-50 टाइम्स तो मैं ही बोल दूंगा ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा? अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। 3 बार तो मैंने बोल दिया। चौथा, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। लिखो, approach of equilibrium is always spontaneous। अब spontaneous वर्ड का मीनिंग क्या है? spontaneous का मतलब यह है which happens on its own without any external help। spontaneous means, लिखो, spontaneous means happening of its own without any external help। कई बार स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस को इंस्टेंटेनियस समझ लेते हैं। नहीं, वो अलग है। स्पॉन्टेनियस का मतलब विच हैपन्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है, एक स्टोन है, उसको हाथ में पकड़ रखा है, छोड़ दो तो वो नीचे गिरता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन, अपने आप ऊपर नहीं जाता। तो इसका मतलब फॉलिंग डाउन ऑफ ए स्टोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे एसिड और बेस को मिला दिया हमने, मिलाते तुरंत रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच हैपन्स ऑन इट्स ओन। तो इसका मतलब पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस है और पत्थर का ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर तो कैसे जाएगा पत्थर? जब फेंक के मारोगे, जब एनर्जी दोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इट विल मूव अप। तो इसका मतलब मूविंग डाउन, स्टोन फॉलिंग डाउन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्टोन ऑन इट्स ओन गोइंग अप इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है अपने आप होने वाला प्रोसेस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस का मतलब है कि जो प्रोसेस हैपन ही ना हो ही ना, हो ना पाए। तो जो प्रोसेस ना हो पाए दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स मैंने कहा भी है जैसे जैसे कि स्पॉन्टेनियस को वो कई बार इंस्टेंटेनियस समझ लेते हैं। नहीं, स्पॉन्टेनियस अलग शब्द है, इंस्टेंटेनियस अलग शब्द है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्विक, वेरी फास्ट, क्षणिक। हिंदी में बोलते हैं क्षणिक, बहुत बहुत क्विकली। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी क्विक और मे बी स्लो, बट समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। वापस आओ, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। मतलब इक्विलिब्रियम सिस्टम का सबसे स्टेबल स्टेट है, वो तो आके रहेगा, रोक के से नहीं रोक सकते। तो लिख देंगे इस बात को, इक्विलिब्रियम स्टेट, हालांकि ये बात थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं हम। आप जब थर्मो पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, तब भी ये पॉइंट्स आपके सामने दोबारा आएंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये विजिबिलिटी थोड़ी कम आती है इन पॉइंट्स की, बट बताने तो पढ़ेंगे जब चैप्टर में आए हैं। बट कई बार कम समझ में आते हैं। तो कभी कभी कोई चीज़ अगर कम भी समझ में आती है तो समझ जाना चाहिए कि इसका रिपरकशन या इसका रिलेशन किसी और चैप्टर से भी है। अब वो पूरा चैप्टर तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते ना, तो इसको ऐसे ही याद करके आगे बढ़ते हैं। हालांकि उतना तो मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज
द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक तरीके से सबसे स्टेबल स्टेट है सिस्टम की, और इसलिए सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पर अप्रोच करना चाहता है। तो अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा, चाहे रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करना पड़े चाहे बैकवर्ड मूव करना पड़े। इन अदर वर्ड्स, approach of equilibrium may occur by moving in forward direction or by moving backward direction. तो इन अदर वर्ड्स, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम मे अकर बाय मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बाय मूविंग द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस बात को हम एक थर्मोडायनेमिक्स का एक डायग्राम होता है, एक तरीके से यूँ मान लो वो डायग्राम हम थर्मोडायनेमिक्स से उठा करके यहाँ लेके आ रहे हैं। वो डायग्राम देखो ऐसा होता है, मैं ऊपर बनाऊंगा। एक काम करेंगे, पहले यहाँ तक की बात नोट करो, थोड़ा जगह चाहिए होगी लिखने के लिए। लिखो, पहला पॉइंट चल रहा है ये, नोट इट डाउन। ये मान लो गिब्स फंक्शन है, जी ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ये फंक्शन, गिब्स फंक्शन। जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखते चले जाएं आप। और ये मान लो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। मान लो रिएक्शन कुछ ऐसी ले ली, N2 + 3H2 हेबर्स प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मान लो ये N2 और H2 भरे हमने, और ये इस टाइप का, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब अगर ये मान लो N2 और H2 भर दिए और ये मान लो अमोनिया है, N2 एंड H2, तो ध्यान दो, अगर आपने कंटेनर में केवल N2 और H2 भरे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाने के बाद वो यहां पहुंचेगी, सो दैट द गिब्स फंक्शन बिकम मिनिमम। तो अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो सिस्टम यहां से के यहां तक पहुंचेगा और रुक जाएगा बस। ये अगर आपने N2 और H2 ना भरा होता कंटेनर में और केवल क्या भरा होता, अमोनिया, अगर अमोनिया भरते डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर ओनली, तो अमोनिया डिकम्पोज होता सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर, उन्हीं कंडीशंस पर, और इक्विलिब्रियम की अप्रोच ऐसी होती, और कहाँ आके रुकता, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए रिएक्शन को हो सकता है फॉरवर्ड मूव करना पड़े, रिएक्शन को हो सकता है बैकवर्ड मूव करना पड़े, वो मूव करेगी। रिएक्शन को आगे दौड़ना होगा तो आगे दौड़ेगी, पीछे भागना होगा तो पीछे भागेगी, जाएगी कहाँ, जाएगी इक्विलिब्रियम पर ही। तो इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो सिस्टम अप्रोचेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियसली। जब तो बोला था अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो कि गिब्स फंक्शन जो हैं वो मिनिमम हो जाते हैं ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मान लो ये रिएक्टेंट्स बोल दिया इनको, वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ना होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स हैं, बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए अमोनिया रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट्स हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रिएक्टेंट है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। So this is the reactant for the forward reaction, this is the reactant for backward reaction। तो इस तरीके से आप कहते हो
और ये इक्विलिब्रियम स्टेट है जहां पर गिब्स फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। तो लिख भी देंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट गिब्स फंक्शन G values of reactants and products are equal. At equilibrium state Gibbs function G values of the reactants and products are equal. तो इसका मतलब G of the reactant is equal to G values of the products. जिन स्टूडेंट्स ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ होता है उन्हें यह पता होता है कि डेल्टा जी आर गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं इसको, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होती है यहां डिफाइन नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, अभी तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, बाद में हम गिब्स एनर्जी की भी डिफाइन करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो डेल्टा जी आर होता है summation of Gibbs energies of reactants products minus summation of Gibbs energy of reactants। और जब ये reactants and products का Gibbs energies बराबर हो गया इक्विलिब्रियम पर तो ये जीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट करके क्या लिख दोगे, डेल्टा जी आर Gibbs energy of the reaction is equal to 0 at equilibrium state। एक बार चेक कर लूं मैं, कट तो नहीं रहा है लेफ्ट साइड में, नहीं बच गया, ठीक है। तो गाइज ये तरीका था, कहने का मतलब ये हुआ कि केवल रिएक्टेंट भरे हैं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी। प्रोडक्ट भर दिया है मान लो रिएक्शन का, तो भी रिएक्शन मूव करेगी और इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी, पहुंचना इक्विलिब्रियम पर ही है। तो इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। और गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल एंड मिनिमम, बिकम एट इक्विलिब्रियम स्टेट गिब्स फंक्शन वैल्यूज या गिब्स फंक्शन वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल एंड मिनिमम, इक्वल एंड मिनिमम। इक्वल भी है और मिनिमम भी है। So Gibbs energy of the reaction, which is the Gibbs energy of the products minus Gibbs energy of the reactants, जब दोनों बराबर हो गए तो it becomes zero at equilibrium। हालांकि इसके बारे में और बात करेंगे इसी चैप्टर में एंड में, और साथ ही साथ डिटेल में इन थर्मोडायनामिक्स। तो गाइज ये था पहला पॉइंट। ये क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, नोट करो। Now coming to the second point, सेकंड, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई एज सच कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस कैटलिस्ट क्या करता है इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवा देता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो ये हेबर्स प्रोसेस है, कंटेनर के अंदर N2 और H2 भर दिया, अब वो रिएक्टर के अमोनिया बनाएंगे, कुछ समय के बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2 एंड अमोनिया ऑल विल बिकम कांस्टेंट। मान लो ये 1 घंटे में हुआ, 60 मिनट्स में, बट यदि इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट मिला दें तो पता चला वो इक्विलिब्रियम 1 आवर की जगह हो सकता है हाफ एन आवर में आ जाए, 15 मिनट्स में आ जाए, और कम टाइम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैटलिस्ट प्रभावित नहीं करता, बट कैटलिस्ट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली। तो लिखो इस बात को कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। सब्सटेंस which increase rate of reaction or which make reaction faster, वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो कैटलिस्ट सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और विच मेक रिएक्शन फास्ट। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट position of equilibrium
तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम पढ़ोगे अभी ये भी आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इट डज नॉट अफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रादर it helps, it catalyst, it helps in attaining equilibrium rapidly। तो कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचा देता है, जहां इक्विलिब्रियम पहुंचना वहीं पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी कैटलिस्ट से, बट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचवा देगा, स्पीड बढ़ा देता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो जहां पर पहुंचना है इक्विलिब्रियम वहीं पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, बट कैटलिस्ट बस इतना करेगा कि जो काम 1 घंटे में हो रहा था वो पता चला आधे घंटे में या 15 मिनट्स में ही करवा दे। तो इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, बट इट विल बिकम फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। थर्ड, नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। तो लिखो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगी, बैकवर्ड भी चलेगी, बट विल मूव विद द सेम रेट। दिस means that both forward and backward reactions nature of equilibrium is dynamic. This means that both forward and backward reactions proceed with same rate। तो याद रखो, दिस मीन्स दैट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस प्रोसीड विद द सेम रेट। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी रुक गई, बैकवर्ड भी रुक गई, बट जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है वही रेट बैकवर्ड का है। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी। आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सर ये क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये भी डिफाइन करेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and this is the rate of backward reaction। कई बार चीजें कम समझते जाएं फिर भी लिखते जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को कहाँ लग रहा होगा ये क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हम डिफाइन करेंगे इसको अभी थोड़ी देर में आएगा, तो लिखते चले जाएं। अभी जो पॉइंट्स हैं वो तो लिखें। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी 0 हो गया, बैकवर्ड का रेट भी 0 हो गया। नो, बोथ द रिएक्शंस विल प्रोसीड, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, बट विल मूव विद द सेम रेट। एंड द फोर्थ पॉइंट, ये हम कह चुके हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नीड नॉट बी इक्वल बट विल रिमेन कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम concentration of all reactants and products become constant। वो एक फिक्स हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, उनमें फिर कोई चेंज नहीं होता। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जैसे अभी कहा ही था, डेल्टा जी, डेल्टा एच एटसेट्रा, also become constant at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पर ऑल द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, कलर, डेंसिटी, ये पहले बोल चुके हैं हम कि कलर, डेंसिटी एंड ऑल दैट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये था एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, नीड नॉट बी इक्वल। ये लिख लो, कांस्टेंट नीड नॉट बी इक्वल। कांस्टेंट हो जाएंगे बट नीड नॉट बी इक्वल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइज। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी
इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम के लिए सबसे स्टेबल स्टेट है। कैसे भी सिस्टम दौड़ भाग के वहां पहुंचेगा, चाहे उसे फॉरवर्ड दौड़ना पड़े उसके लिए या बैकवर्ड दौड़ना पड़े। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नोट करो। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या है? मास एक्शन लिखो, पहले पूरी बात नोट करें। लॉ ऑफ mass action given by Goldberg and Waag। ये केमिस्ट हैं जिन्होंने ये नियम दिया था। क्या है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? मास एक्शन का मतलब कंसंट्रेशन से होता है यहां पर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर rate of a chemical reaction is directly proportional to active masses और मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। मोस्ट कॉमनली एक्टिव मासेस आर टेकन एज मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर फॉर गैस, अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। तो at a given temperature, rate of a chemical reaction is directly proportional to the active masses or molar concentration or partial pressure for gas of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients। तो गाइस हम क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, ये तो गुलबर्ग साहब और वाग साहब ने कह दी। क्या बात? एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो रिएक्टेंट्स की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उसके पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट इज एक्टिव मास? जनरली मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, बी मान लो ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, सी सी प्लस डी डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? आप ही बताओ। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मतलब ये वाला एरो, ये फॉरवर्ड के लिए, तो फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट हुए ना ए एंड बी। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लो मोलर कंसंट्रेशन ले ली हमने एज एक्टिव मास की पार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पार बी। तो ए की पार ए, बी की पार बी। तो यहीं पे आर एफ को आप ऐसे भी ले सकते हो, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ ले लिया, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पार ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पार बी, वेयर के एफ इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट of forward reaction. This is called rate constant of forward reaction. Similarly, आप RB क्या है? Rate of backward reaction. It is directly proportional to, बताओ backward reaction के लिए reactant कौन है? ये है C and D. Backward reaction के लिए reactant C है और D है, तो concentration of C की पार C, D की पार D। तो आर बी इज इक्वल टू के बी बोल दो इंटू सी की पावर सी, डी की पावर डी एट दैट इंस्टेंट। टी भी लगा दो, टी मतलब एट दैट इंस्टेंट।
कंसंट्रेशन तो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है ना, कंसंट्रेशन हर मोमेंट पे चेंज होंगी, तो एट दैट इंस्टेंट रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज दिस, और केबी को क्या बोल दोगे, बिल्कुल वही, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये है रेट ऑफ, ये रेट कांस्टेंट है और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब एक्टिव मास, एक्टिव मासेस एक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एक्टिव मास का मतलब विच इज एक्टिव, कौन एक्टिव है, कौन चेंज हो रहा है लगातार, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, या अगर गैसेस हैं तो पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहे हैं, तो गैसेस की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर या किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं एक्टिव मास। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, लाइक दैट Kf and Kb are called rate constant for the forward reaction and backward reaction। ये पूरी बात पहले एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। तो जैसे यहां पर आपने ये कहा था, रिएक्शन ये थी, मैं एक बार लिख देता हूं, A प्लस बी कन्वर्टेड टू CC प्लस DD। RF का मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, RB का मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से आपने इस तरीके से कह दिया, RF और RB के एक्सप्रेशन लिख दिए। तो ये जो KF KB थे, जैसे RF क्या लिखा था, KF इंटू A की पावर कंसेंट्रेशन एट एनी मोमेंट की पावर A, एट दैट मोमेंट कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। RB क्या लिखा, KB इंटू C की पावर C, D की पावर D, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट। KF KB को बोल दिया रेट कांस्टेंट, तो KF KB डू नॉट डिपेंड ऑन फर्स्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, ये इन पे डिपेंड नहीं करते, ऐसे लिख दो बस, डू नॉट डिपेंड ऑन KF KB डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम यही तो था कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एट गिवन कंसेंट्रेशन, तो वो KF KB को बढ़ाता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस जो है वो KF KB को बढ़ा देती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी KF KB बढ़ते हैं। तो KF KB टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर डिपेंड करते हैं, बट वो मोलर कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते। तो ये ध्यान देना है, KF एंड KB do not depend on concentration और partial pressure but depends on temperature and presence और absence of catalyst, उस पर डिपेंड करेंगे। तो इस तरीके से आप लिखते हो एक्टिव मासेस। अब यहीं पे एक टर्म आया एक्टिव मासेस, तो हाउ टू ट्रीट दिस टर्म्स एज एक्टिव मासेस, तो यहां पर इस तरीके की बात होगी। यहीं पर हम एक बात और भी कह देते हैं कि ये जो KF और KB हैं, रेट कांस्टेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, ये और ज़्यादा अच्छे से आप डिटेल में पढ़ते हो इन अनदर चैप्टर ऑफ 12th क्लास, दैट इज 12th क्लास की NCERT में, इसलिए 12th क्लास बोल देता हूँ मैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम KF KB के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन की बात करते हैं। हालांकि आर्हीनियस इक्वेशन यहाँ भी हम पढ़ेंगे जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ेंगे। तो कई बार जब स्टूडेंट्स ने अगर मान लो ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होता है और वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा शुरू में पजल्ड होते हैं वो, बट बिलीव मी दिस चैप्टर इज वेरी कंफर्टेबल, मच मोर कंफर्टेबल देन मैनी अदर चैप्टर्स। हालांकि इसका जो अगला भाई है बड़ा वाला, कौन, आयनिक, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो थोड़ा सा टफ है टू डील विद।
टफ इसलिए है क्योंकि केसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं, बच्चों को थोड़ा सा उसमें इसलिए दिक्कत आती है, वरना टफ तो वो भी नहीं है। बट केमिकल इक्विलिब्रियम इज कंफर्टेबल। तो ये था, इस तरीके से बात करते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन की। बात करेंगे अब हम कि लॉ ऑफ मास एक्शन में एक्टिव मासेस क्या लें वेरियस सब्सटेंस के। देखो, लॉ ऑफ एक्टिव मास के बारे में हमने बात कर ली। लॉ ऑफ एक्टिव मास या लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने एक्टिव मासेस का एक टर्म यूज़ किया और कहा कि एक्टिव मासेस जनरली मोलर कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं यदि गैसेस हों तो। एक बार इसको और डिटेल में बात करते हैं, एक्टिव मासेस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो लिखो, एक्टिव मासेस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो एक्टिव मासेस ऑफ वेरियस सब्सटेंस, तो जैसे अगर मान लो कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में है, सॉल्यूशन फेज में तो फिर उसका एक्टिव मास एक ही पॉसिबल है, क्या? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो लिखो, फॉर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज में है कोई सब्सटेंस, तो एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज इट्स एक्टिव मास। तो आपको मोलर कंसंट्रेशन लेनी होगी उसकी एक्टिव मास के रूप में। बट यदि वो गैस है, फॉर ए गैस एक्टिव मास may be taken as molar concentration or partial pressure of gas, partial pressure of gas। तो क्या बात कर रहे हैं, देखो यहां पर फॉर ए गैस एक्टिव मास में बी टेकन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हालांकि पार्शियल प्रेशर इज मोर कॉमनली यूज्ड, तो दोनों ही एक्टिव मासेस के रूप में यूज किए जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ये, फॉर एग्जाम्पल 2HI गैस H2 प्लस I2 गैस गैस। आप चाहो तो RF को ऐसे लिख सकते हो, सम KF इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन, HI गैस का स्क्वायर कंसेंट्रेशन के टर्म्स में, या ऐसे भी लिख सकते हो RF KF डैश, कोई अनदर कांस्टेंट ले लिया वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। ऐसे ही RB चाहोगे तो RB ले सकते हो। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, H2 एंड I2, तो ये हो गया KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I2। कंसेंट्रेशन, अच्छा कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नई बात नहीं है ये, मुझे I2 की कंसेंट्रेशन लिखनी है मोल पर लीटर में, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो ये होती है मोलैरिटी ऑफ I2 और कंसेंट्रेशन ऑफ I2 इन मोल पर लीटर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RB इज इक्वल टू KB डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। जैसे पहला वाला केस था, मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लें, जैसे मान लो I2 एक्वस प्लस I माइनस एक्वस फॉर्मिंग I3 माइनस एक्वस, मान लो ये है। तो RF कैसे लिख सकते थे, KF इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस। समझ गए बात आपको, वेयर RF इज रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ भी जो KF है वो रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, KF is rate constant of the forward reaction, KB is rate constant of forward reaction, even KF dash KB dash भी rate constant of the forward reaction backward reaction ही हैं, depending upon कि आपने partial pressure लिया है या molar concentration ली है। तो कहने का मतलब है कि एक्टिव मास को आप मोलर कंसेंट्रेशन के रूप में या पार्शियल प्रेशर दोनों के रूप में ले सकते हो यदि गैस है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। अब पहले यहाँ तक की बात नोट करो, इसको नोट करिए। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अपीयर होते हैं तो उनके एक्टिव मासेस क्या ले लिए आते हैं, उनके एक्टिव मासेस कांस्टेंट होते हैं। और
रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में उन्हें 1 ले सकते हैं। ये पूरी बड़ा बढ़िया पॉइंट है। थोड़ा सा एक बात पहले लिखो इस बात को, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड is constant and does not depend on active mass of pure solid or pure liquid is constant and does not depend on its amount. अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है पॉइंट, while writing expression of rate of forward reaction, rate of backward reaction और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि डिफाइन करेंगे। अभी हमने किया नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन, अभी तक ये शब्द नहीं आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट करेंगे डिफाइन। तो while वाइट नहीं है, while writing expressions of RF, RB और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड is taken 1। तो क्या पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बहुत ही गहरा और बढ़िया स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट और वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। पहले इसी बात को लो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और मान लो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस? CO2 गैस। ऑफ कोर्स क्लोज कंटेनर में है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, तो रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये ले लिया। मान लो एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अच्छा मोल्स क्या होते हैं? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, नीचे रखा है ये। आपको पता है ये मास अपॉन वॉल्यूम सॉलिड का क्या होगा? डेंसिटी। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको तो पता है कि सॉलिड की डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है। सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी में बी टेकन कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये न्यूमरेटर कांस्टेंट। अच्छा, मोलर मास तो हमेशा कांस्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, तो 100 है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी हमेशा ही 100 है वो तो इसका मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट का रेशियो क्या हो गया? ये कांस्टेंट। सो व्हाट इज दिस? कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कांस्टेंट। डेंसिटी कुछ वैल्यू होगी, मान लो 3-4 ग्राम पर ml, और मोलर मास कुछ 100 है, तो ये वैल्यू कुछ आ गई कांस्टेंट, 1, 2, 5, 0.1, 0.2 कुछ भी आ गई, बट कांस्टेंट आ गई है। एक बात तो ये क्लियर हुई कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है एट ए गिवन टेम्परेचर। मोलर मास तो है ही कांस्टेंट, तो एक तरीके से उसका एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट और वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या लो या 5 kg कैल्शियम कार्बोनेट लो, लार्ज सैंपल, इट्स कंसंट्रेशन वुड रिमेन कांस्टेंट। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 3 बार इंपॉर्टेंट लिख दिया यहाँ पर, 1, ये 2 और ये 3। बात पूरी नहीं हुई अभी। आपने पहली वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आ गया कांस्टेंट। बट अब हम अगली बात कर रहे हैं कि व्हाइल राइटिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ RF मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन
रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन वो आएगा, अभी डिफाइन करेंगे। एक्टिव मासेस ऑफ द प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कांस्टेंट तो थे ही, हमने 1 ले लिए, 1 भी तो कांस्टेंट है। तो सर अगर मान लो ये 5 हुआ, मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन 5 आ गई, तो 5 को 1 कैसे लिख सकते हो? देखो कैसे लिख सकते हैं, सुनो कैसे लिख सकते हैं जरा, यहाँ आइयो, RF RB, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो RF कैसे लिखोगे, जैसे KF इंटू CaCO3 की कंसंट्रेशन, यही है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आगे एक्सप्रेशन बट जरा देखो तो सही, KF इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन अभी बोला है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है क्या काम, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दो, KF डैश, दैट्स इट। तो ये हो गया RF का एक्सप्रेशन। जरा RB पे आना, व्हाट इज RB? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है, CaO एंड CO2, तो Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CaO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बट अगेन ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट का क्या काम, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दे, मॉडिफाइड कांस्टेंट। तो ये हो गया Kb डैश एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरिएबल, वो चेंज हो रही है। तो RB का एक्सप्रेशन, इसका मतलब जरा देखना हुआ क्या अल्टीमेटली, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आई नहीं, मतलब कितनी आई, 1। अरे नहीं आई का मतलब क्या हुआ कि 1 मान लिया। RB के फाइनल एक्सप्रेशन में आपने, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, फाइनल रेट कांस्टेंट यही होता है, सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है। और CO2 आया और कैल्शियम कार्बोनेट आया ही नहीं मतलब 1 आया। अरे किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक्सप्रेशन पर। तो नहीं आया मतलब क्या आया, 1। नहीं आया का मतलब 0 मत मानना, नहीं आया तो मतलब क्या आया, 1। तो हमने एक्सप्रेशन, अब जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो सिंपली क्या लिख दिया, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई इसका एक्टिव मास क्या ले लिया, 1, तो बस 1 लिख दिया। RB बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मास ऑफ द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड कितना, 1 इन द एक्सप्रेशंस ऑफ। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस के अंदर आप प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मासेस को 1 लेते हो, मतलब उनके एक्सप्रेशंस में उन्हें अपीयर नहीं करते। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या याद रखना है, जैसे सिखा रहे हैं वैसे याद रखना है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास इज टेकन 1 इन द एक्सप्रेशन ऑफ RF, RB एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाउएवर इट इज नॉट 1, इट इज कांस्टेंट। एक्सप्रेशंस में 1 लेना है, बाकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट नीड नॉट बी इक्वल टू 1। ध्यान से 2 बार 3 बार जरूरत पड़े तो इस वाले पोर्शन को, इस 10 मिनट को बार बार रिवाइंड करके देखें, समझें, then you will understand what we mean। एक बार आखिरी बार, active mass या molar concentration of the pure solid and pure liquid is constant, it need not be equal to 1, but while writing the expressions of RF, RB or equilibrium constant, we take the molar concentration or active masses of the pure solid or pure liquid to be 1। ये है इसका मीनिंग। आखिरी पॉइंट, 4th, सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। जब लार्ज एक्सेस में सॉल्वेंट ली तो उसकी भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, उसका भी एक्टिव मास हम 1 ले लेते हैं। लिखो, मैं समझाता हूं क्या है, पहले नोट करो पूरी बात। Fourth, active mass of pure solvent, active mass of solvent taken in excess is also taken to be 1 in expression of
RF RB के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर देखो क्या बात कही गई, एक्टिव मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन इन एक्सेस। सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है एक्वस मीडियम में, तो वाटर इज टेकन इन द लार्ज अमाउंट, तो वाटर विल सर्व एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट टेकन इन एक्सेस इज आल्सो टेकन टू बी 1 इन द एक्सप्रेशन ऑफ RF RB और के इक्विलिब्रियम। क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट में है तो वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। अच्छा, वाटर की कंसेंट्रेशन होती कितनी है? 55.55 1000/18। जैसे मान लो एग्जाम्पल लो, जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस लो, CH3CO C2H5 एक्वस प्लस वाटर, लार्ज अमाउंट में पानी लिया हुआ है और इथाइल एसीटेट है, ये ईस्टर है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड प्लस C2H5OH, ये बना लिया। अब ये सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। अच्छा, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन वाटर की कितनी होती है? तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ जो वाटर होती है वो कैलकुलेट कर लो। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर की कंसेंट्रेशन लें तो मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स हैं? मोल पर लीटर लेना है ना, मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर। तो 1 लीटर मतलब डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 लीटर का मास होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन 18 क्या बन गए? मोल्स इन 1 लीटर। प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन ये होती है 55.55 m और 1000/18 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अरे 1 लीटर पानी के अंदर डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर ml होती है या 1 kg पर लीटर होती है, तो डेंसिटी पता है तो उसके बेसिस पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो आती है 55.55 आती है तो कांस्टेंट 1 नहीं है, ये 55.55 है, बट इन द एक्सप्रेशन इट इज टेकन 1, क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट में है, वाटर थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। दैट्स वाई इट्स कंसंट्रेशन इज आल्सो टेकन 1 इन द एक्सप्रेशन ऑफ RF RB और के इक्विलिब्रियम। तो जैसे RF लिखोगे तो RF इज व्हाट? KF इंटू CH3CO C2H5, बस और नहीं, इंटू 1, मतलब वाटर का क्या ले लिया? 1 ले लिया, मतलब वाटर का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अच्छा, RB बैकवर्ड रिएक्शन KB इंटू व्हाट? CH3COH एंड C2H5OH। ये है एक्सप्रेशन ऑफ RF एंड RB। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर में लिखना सीखेंगे, अभी 5-10 मिनट बाद वी विल लर्न हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गाइज ये तरीका था, बट यहीं पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्वेंट एक्सेस में था, अगर रिएक्टेंट में है तो पानी अमाउंट लार्ज अमाउंट में लिया हुआ है, बट यदि प्रोडक्ट में अगर मान लो वाटर थोड़ी सी अमाउंट में बना है तो वो सॉल्वेंट नहीं है, उसका एक्टिव मास तो वेरिएबल होगा। कैसे? एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो एस्टरिफिकेशन, इसी रिएक्शन का रिवर्स लो, CH3COH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड, कंप्लीटली मिक्सिबल होते हैं ये, CH3CO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। इस बार वाटर सॉल्वेंट नहीं है, दिस वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, दिस वाटर इज नॉट सॉल्वेंट हियर। ये वाटर सॉल्वेंट नहीं है, ये तो मान लो 1 मोल लिया, फॉर एग्जाम्पल ये 1 मोल 1 में से 0.1 मोल खर्च हुआ, मान लो ये 0.1 मोल, तो ये भी 1 में से 0.1 मोल खर्च हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल, तो 0.1 मोल ये खर्च हुआ, 0.1 मोल ये खर्च हुआ, तो फिर ये शुरू में 0 थे, अभी कितने बने? 0.1 मोल, अभी कितने बने? 0.1 मोल। कहाँ है ये? एक्सेस में थोड़ी है, ये तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में बना है, स्मॉल अमाउंट में बना है, और स्मॉल अमाउंट में बना है और सब मिक्सिबल है। ये पानी के अंदर एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर सारे घुल जाते हैं ये, तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग लेयर हों। कई बार मुझे स्टूडेंट्स बाद में डाउट पूछते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यही पहले ही बता दूँ। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछते हैं
कि सर ये तो आपने लिक्विड लिखे हैं और लिक्विड का एक्टिव मास तो हम प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो 1 ले लेते हैं, आपने 1 तो ना लोगे या 1 तो ना लिया। अरे क्यों ना लिया, ये प्योर लिक्विड है ही नहीं, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है भैया, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पानी के अंदर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड सब सॉल्युबल है, सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज नॉट ए प्योर लिक्विड, तो एक्टिव मास इज नॉट टेकन 1 एंड मोर ओवर H2O का एक्टिव मास 1 नहीं लेना है क्योंकि H2O इज नॉट सॉल्वेंट हियर। ये तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में बना है, स्मॉल अमाउंट बना है, मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल जस्ट टू इलस्ट्रेट दैट वाटर इज नॉट सॉल्वेंट हियर। तो फिर तो RF कैसे लिखोगे, मैं लिख दूं यहां RF हो जाएगा KF इंटू CH3COOH इंटू, और RB क्या लिखोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में KB इंटू CH3COC2H5 एंड H2 लिक्विड, H2O भी आएगा, मैं चेक कर लूं कट तो ना गया ये, नहीं सही है। तो बच्चों देखो RF के एक्सप्रेशन में ये आया, RB के एक्सप्रेशन में वाटर भी आएगा। तो यहां पर बच्चों को मैं फिर बता रहा हूं, तीसरी बार बता रहा हूं, इसी में बच्चों को 2 डाउट आते हैं। पहला डाउट कि सर ये तो लिक्विड है, इनका सबका एक्टिव मास 1 ले लो। अरे नहीं, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, दे आर नॉट द डिफरेंट लेयर्स। ऐसा नहीं है कि नीचे पानी की लेयर, अल्कोहल की लेयर, एस्टर की लेयर, कार्बोक्सिलिक एसिड की लेयर, नहीं, दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट आता है सर ये तो वाटर है, वाटर में यहाँ तो ना लिया, यहाँ ले लिया आपने, आपका जो मन करता है कर देते हो। हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करना है, जो मन करे, कॉन्फिडेंस होगा तो जो मन होगा वो करोगे। तो वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए पढ़ाई भी तो अच्छी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सॉल्वेंट अगर लार्ज अमाउंट में है जो कि रिएक्टेंट में है, तो इसका मतलब वाटर अगर रिएक्टेंट के रूप में लिया है और जनरली मेंशन होता है कि जनरली अंडरस्टूड होता है कि वो एक्सेस में है, तो फिर उसका एक्टिव मास 1 लेंगे। मगर ये तो प्रोडक्ट में बना है, और प्रोडक्ट में कभी भी वाटर बनेगा तो वो कभी सॉल्वेंट के रूप में वर्क नहीं करेगा, और हमें इसका एक्टिव मास कंसिडर करना पड़ेगा। तो गाइज ये था एक्टिव मास, खासकर ये 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट बोथ आर इंपॉर्टेंट। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का एक्टिव मासेस कांस्टेंट होते हैं और एक्सप्रेशंस लिखते समय उसे 1 ले लेते हैं। सॉल्वेंट अगर लार्ज अमाउंट में हो तो उसका एक्टिव मास भी कांस्टेंट होता है 55.55, 55.55, एंड इट इज आल्सो टेकन टू बी 1 इन द एक्सप्रेशन ऑफ RF, RB और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गाइज ये तरीका था टू राइट एक्टिव मासेस ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। आप ये नोट करो। अब आएंगे हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर, नोट इट डाउन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ ये कहता है कि कोई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल। तो मान लो जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस B कन्वर्टेड टू C प्लस DD, तो RF लिखते हो आप KF इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर A, B की पावर B। RB आप लिखते हो तो KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D। आप चाहो तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी ले सकते हो अगर गैसेज हैं तो। एट इक्विलिब्रियम
RF इज इक्वल टू RB। यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस आर इक्वल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब ये बराबर करोगे तो व्हाट हैपन्स, KF A की पावर A B की पावर B। अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, क्योंकि कंसंट्रेशन तो लगातार चेंज होती है ना जब रिएक्शन प्रोसीड करती है आइदर इन द फॉरवर्ड और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस बिकम्स KB इंटू C की पावर C D की पावर D। आप इसे KF अपॉन KB ऐसे लिख दो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C एट इक्विलिब्रियम, सब इक्विलिब्रियम पर हैं ये, कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम की पावर D, A की पावर A, B की पावर B at equilibrium, and this ratio of the KF and KB is called equilibrium constant. This ratio of KF and KB is called equilibrium constant. तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KF अपॉन KB, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ KF एंड KB, और जिसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पार जो भी उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, लाइक दिस, सब इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उनके रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सप्रेशन आ गया इक्विलिब्रियम का, कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही कैलकुलेट होगा कंसंट्रेशन से, और KF और KB का रेशियो है। अब चूंकि KF और KB कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखें K इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड ऑन concentration or partial pressure. Equilibrium constant does not depend on concentration or partial pressure. K equilibrium also does not depend on catalyst, does not। अच्छा, KF और KB कैटलिस्ट पर डिपेंड करते हैं, बट K इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। सर ये कैसे, जब KF और KB कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं तो K इक्विलिब्रियम को भी करना चाहिए? अरे नहीं, अगर कैटलिस्ट यूज किया और KF मान लो डबल हो गया तो KB भी डबल हो जाता है। तो KF और KB जब दोनों ही डबल हो गए तो रेशियो वुड रिमेन सेम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड रिमेन सेम। तो ये पॉइंट यहां लिख भी लेंगे, catalyst increases KF and KB by same factor. So K equilibrium remains constant. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हमने यहां पर, ये एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पे निर्भर नहीं करता, इट इज अ कांस्टेंट, नाम से मालूम पड़ रहा है कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट, जबकि कैटलिस्ट इंक्रीजेस KF एंड KB बाय सेम फैक्टर। कैटलिस्ट बढ़ाता है, KF को भी बढ़ाएगा, KB को भी बढ़ाएगा। मान लो KF को डबल किया है तो KB को भी डबल करेगा, और रेशियो में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे डबल डबल के फैक्टर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन सेम। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस KF एंड KB बाय सेम फैक्टर, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस वो कैटलिस्ट पर निर्भर नहीं करता। बस किस पर डिपेंड करता है फॉर द गिवन रिएक्शन? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो लिखेंगे K इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर for a given reaction.
डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन चेंज कर दो, पार्शियल प्रेशर चेंज कर दो, सिस्टम का प्रेशर चेंज कर दो, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट करें पूरी बात। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब फिर बात करेंगे, दो तरह के मेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं, केपी एंड केसी। क्या होते हैं वो बात करेंगे, पहले नोट करिए। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता है केसी, व्हेन एक्टिव मास इज टेकन एज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के रूप में अगर एक्टिव मासेस लिए गए हों तो केसी डिफाइन होता है, और केसी गैसेस रिएक्शन के लिए भी डिफाइन हो सकता है और सॉल्यूशन फेज वाली रिएक्शन के लिए भी डिफाइन हो सकता है। तो केसी कैन बी डिफाइंड फॉर अ गैस फेज रिएक्शन और फॉर अ सॉल्यूशन फेज रिएक्शन। तो गैस फेज रिएक्शन और सॉल्यूशन फेज रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन हो सकता है। जैसे बात करें N2 प्लस 3H2 2NH3, हेबर्स प्रोसेस है ये, बहुत ही फेमस हेबर्स प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया। आप इसके लिए चाहो तो Kc भी लिख सकते हो। तो Kc वुड बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करेंगे तो अमोनिया की कंसंट्रेशन गैस का स्क्वायर अपॉन N2 की कंसंट्रेशन एंड H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो कोई सॉल्यूशन फेज की रिएक्शन है, जैसे ये एग्जांपल लिया ही था हमने, I2 एक्वस प्लस I माइनस एक्वस, और ये बना दें I3 माइनस एक्वस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी इक्वल टू व्हाट, I3 माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन I2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, I माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 1। कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंसंट्रेशन। तो आप, ये सॉल्यूशन फेज की रिएक्शन थी, ये गैसियस फेज रिएक्शन थी, दोनों के लिए आप Kc लिख सकते हो। Kc लिख दो यहाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं। तो अगर एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन ले ली हमने तो फिर Kc लिखेंगे, और साफ दिखता है Kp मतलब क्या, P मतलब पार्शियल प्रेशर। ऑब्वियसली Kp कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर द गैसियस रिएक्शंस। लिखो सेकंड, पहले ये नोट करो, नोट इट डाउन। Kp when active mass is taken as partial pressure
ऑब्वियसली केपी टर्म जो है वो सॉल्यूशन फेज के लिए तो डिफाइन होगा नहीं। सॉल्यूशन फेज में अगर सब्सटेंस डूबे हुए हैं सॉल्यूशन में तो पार्शियल प्रेशर तो डिफाइन होंगे नहीं, तो उनके लिए केपी भी डिफाइन नहीं होगा। तो केपी कैन बी रिटन ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। केपी कैन बी रिटन फॉर ओनली फॉर a gaseous reaction involving pure with or without without pure solids, pure liquids। तो देखो Kp when active mass is taken as partial pressure, Kp can be written only for a gaseous reaction जिसके अंदर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आ सकते हैं, क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो 1 ही लेते हैं। तो विद और विदाउट प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स, जैसे मान लो ये है N2 + 3H2 2NH3 गैस। आप इसके लिए Kp लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, ऑफ कोर्स ये इक्विलिब्रियम पर है, Kp लिख रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, एट इक्विलिब्रियम। तो गाइज ये है एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपने इसके लिए Kc भी डिफाइन किया था, तो गैसियस रिएक्शन के लिए Kc और Kp दोनों डिफाइन हो सकते हैं। सॉल्यूशन फेज वाले रिएक्शन के लिए वी कैन ओनली डिफाइन Kc। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। अच्छा, कोई रिएक्शन जिसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आए तो भी लिख सकते हो आप, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो आप Kp कैसे लिखोगे? एक्टिव मास of the product 1 into partial pressure of CO2 at equilibrium upon 1. Active masses of pure solid and pure liquid are taken 1. तो Kp का एक्सप्रेशन इफेक्टिवली क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। तो गाइज ये तरीका है टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc। अब किसी गैसेस रिएक्शन के लिए हम Kp Kc दोनों लिख सकते हैं, तो उनमें आपस में कोई रिलेशन भी होना चाहिए। लेट अस राइट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ये नोट करो पहले। relation between Kp and Kc। Kp और Kc का रिलेशन, ऑब्वियसली उसमें गैसेस तो इन्वॉल्व होंगी रिएक्शन में, जब भी Kp डिफाइन हो पा रहा है। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन ले लें, A प्लस B सब गैस ले लिए, मान लो Cc प्लस Dd, मान लो ये कोई रिएक्शन है। तो आप Kc कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D एट इक्विलिब्रियम। हालांकि अब इक्विलिब्रियम अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो समझ जाना कि इक्विलिब्रियम पर है ही कंसंट्रेशन, ये अंडरस्टूड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं ना, तो A की पावर A, B की पावर B। गाइज ये था एक्सप्रेशन ऑफ Kc। जरा Kp लिखियो। सो व्हाट इज Kp? Kp is partial pressure of C की पावर C at equilibrium, partial pressure of D की पावर D at equilibrium, partial pressure of A की पावर A at equilibrium, partial pressure of B की पावर B at equilibrium। तो ये था
पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और ये Kc। अच्छा एक बात है आपको, फॉर ए गैस, ट्रीटेड आइडियल गैस, अगर गैसेस हैं तो उन्हें आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं, तो आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT लिखते हो। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N/V इंटू RT। मान लो गैस A है, फॉर गैस A, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी व्हाट, मोल्स ऑफ A अपॉन V इंटू RT, यही तो बोलोगे। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, उसकी मोलर कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। कैन वी राइट लाइक दिस? सिमिलरली B के लिए क्या लिख सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? जरा रखियो एक्सप्रेशन, इस Kp में रखो, जरा रखिए जरा, अरे रखियो, PC की पावर C, तो कंसंट्रेशन C की पावर C इंटू RT की पावर C। यहां इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, वो अंडरस्टूड है, अब नहीं लिखना मैं, समझ गए आप। इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D इंटू RT की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू RT की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इंटू RT की पावर B। यही हुए। जरा देखियो ये कौन है, ये कौन है, ये है, कौन है ये, अरे कौन है, जरा घूर के देखो कौन है ये। C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B, ये Kc है। तो Kp इज इक्वल टू Kc, ये अलग रहेंगे, इंटू RT की पावर, जरा इकट्ठा तो करो इन्हें, फैले फिर रहे हैं ये फैले घूम रहे हैं, इनको इकट्ठा करो। तो ऊपर C प्लस D माइनस A प्लस B, यही तो हुआ। यह एक्सप्रेशन याद रखना है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Mg, वेयर व्हाट इज डेल्टा Mg? G स्टैंड्स फॉर गैस, गैस के मोल्स, गैस के मोल्स का डिफरेंस, दैट मीन्स समेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, समेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट of gas products minus summation of stoichiometric coefficients of gas reactants। ये हुआ एक्सप्रेशन। जरा लिखो, मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा, मैं जरा चेक कर लूं नीचे से कट तो ना गया। नहीं आ गया पूरा। ये है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, वेयर डेल्टा Ng G स्टैंड्स फॉर गैसेस, जब भी तो लिखा है समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस रिएक्टेंट्स। ये हुआ डेल्टा Ng। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड अगर आ गया है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, तो उसका एक्टिव मास तो वैसे ही 1 लेते हैं, तो वो अपीयर होंगे ही नहीं इसमें, वो तो Kp Kc के एक्सप्रेशन में ना आते, वो तो Kp Kc के एक्सप्रेशन में ही ना आते हैं। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस रिएक्टेंट्स। अब ये डेल्टा Ng कैसे लिखें, यहां तक की बात लिखो, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, नोट डाउन। जैसे मान लो ऐसे ले लो N2 प्लस 3H2 2NH3, और एग्जाम्पल जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और एग्जाम्पल जैसे SnO2 प्लस H2 गैस सॉलिड, तो क्या लिखोगे SnO सॉलिड प्लस H2O गैस। इस टाइप के कुछ मान लो एग्जाम्पल्स ले लिए। और एग्जाम्पल जैसे CO प्लस H2O गैस, CO2 गैस प्लस H2 गैस। जरा देखना डेल्टा Ng कितना, सब गैस ही तो हैं, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गई, गैस के प्रोडक्ट्स 2 माइनस रिएक्टेंट्स टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स 3 और 1 4 -2, तो फिर Kp कितना हो गया Kc इंटू RT की पावर -2। ऐसे लिखोगे आप। यहां ये तो सॉलिड है, लेना ही नहीं, सॉलिड है, लेना ही नहीं, ये लेना है CO2, तो डेल्टा Ng इज व्हाट 1। तो बताओ Kp कितना, Kc इंटू RT की पावर 1। जरा इस पे आना, सॉलिड लेना नहीं है, नहीं लेना, एक गैस, तो डेल्टा Ng कितना 1 माइनस 1 0, तो Kp ऐसे केस में विल बी इक्वल टू Kc। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे बताओ Kp और Kc कौन से केस में इक्वल हैं या कौन से केसेस में इक्वल हैं। तो वहाँ बहुत आसान होता है बताना, फॉर्मूला अगर पता हो तो व्हाट इज डेल्टा Ng, 2 मॉलिक्यूल्स माइनस 2 मॉलिक्यूल्स सभी तो गैस हैं, तो 2 माइनस 2 0 बैलेंस्ड रिएक्शन में, तो Kp इज इक्वल टू Kc। So like that you can solve the question if the question comes before you। आपके सामने सवाल आएगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नोट करो गाइस इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को। तो ये था रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब बात आती है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पढ़ लिए, Kp पढ़ लिया, Kc पढ़ लिया, उनकी यूनिट्स भी देख सकते हैं। यूनिट्स में तो डिपेंड करता है कि भाई कितने टर्म्स गैस के या सॉल्यूशन फेज में आ रहे हैं। तो यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन थी, यही थी N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो मतलब मेरी जुबान पे भी यही चढ़ा रहता है, हेबर्स प्रोसेस। इस सहारे कम से कम बच्चे कन्वीनियंट हो जाते हैं, एक्वेंटेड हो जाते हैं अबाउट द हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। बोर्ड एग्जाम में भी पी ब्लॉक में ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, हेबर्स प्रोसेस। कैटलिस्ट भी पूछा जाता है, कौन है कैटलिस्ट, प्रमोटर कौन है, ये सब बातें भी जो बारीक बातें हैं इनकी वो भी पूछी जाती हैं। जैसे यही था, तो आप Kc कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H की पावर, और Kp कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। सब कुछ इक्विलिब्रियम पर है, ये अंडरस्टूड है। अच्छा देखें, मोल पर लीटर का स्क्वायर, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर की पावर 3, तो ऊपर आ गया मोल पर लीटर की पावर 2 माइनस 4 माइनस 2 यूनिट ऑफ Kc। यूनिट ऑफ Kp देखना, मान लो पार्शियल प्रेशर चाहो तो पास्कल, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है पास्कल में दिया हो ये वैल्यूज, हो सकता है एटमॉस्फेयर में दी हो सकता है बार में दी हो। तो अगर मान लो एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, और नीचे एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर की पावर 3, तो एटमॉस्फेयर की पावर 4, तो एटमॉस्फेयर की पावर 2 माइनस 4 माइनस 2। तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। तो Kc की यूनिट हो गई, अब एक तरीके से -2 आ रहा है, और -2 तो डेल्टा Ng -2 है, तो वी कैन से यूनिट ऑफ Kc, बोलो क्या लिख दूं, मोल पर लीटर की पावर
माइनस या डेल्टा एन जी। और बताओ यूनिट ऑफ केसी क्या केपी क्या लिख दें, एटमॉस्फेयर की पार डेल्टा एन जी। अगर एटमॉस्फेयर में डेटा दिया हुआ है तो पास्कल में है तो पास्कल में लेना पड़ेगा, बट जनरली क्वेश्चन जो है वो लीटर एटमॉस्फेयर में दिए हुए होते हैं। बहुत कन्वीनियंट यूनिट हैं फॉर मेजरेबल सिस्टम्स लाइक दिस, सो लाइक दैट यू कैन राइट द एक्सप्रेशंस ऑफ केपी एंड केसी। तो गाइस ये तरीका था इन बातों को कहने का। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर वो तो पढ़ लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम था। अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करो और लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नोट इट डाउन। लिखो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ के इक्विलिब्रियम, मतलब केपी केसी कुछ भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहला तो देखो बहुत आसान है ये। अगर कोई रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ दिया हुआ है, रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे? जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टेड टू C, मान लो इसका Kc लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसे तो लिखोगे। इफ रिएक्शन इज रिटन इन रिवर्स्ड मैनर, रिएक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया। इफ रिएक्शन इज रिटन इन रिवर्स्ड मैनर, कैसे? जैसे ये C A प्लस बी, तो अब Kc डैश क्या हो गया? अब देखो रिएक्शन चेंज हो गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया, क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम अपॉन C एट इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम है, ऑफ कोर्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं चलो एक बार तो लिख ही देता हूं। ये अंडरस्टूड है कि केपी केसी के एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो वो जो कंसंट्रेशन अपीयर हो रही है, पार्शियल प्रेशर अपीयर हो रहे हैं, ऑल शुड बी एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। साफ दिखता है Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc। तो अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ, याद रखना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, जरूरत पड़ती है इनकी। सेकंड, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी रिएक्शन को अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर दैट फैक्टर आ जाता है। अब लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा, मैं समझा ही देता हूं। देखो मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टेड टू मान लो C प्लस डी, तो मान लो इसका Kc आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, यही हुआ ना। मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय 2, मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2A प्लस 2B कन्वर्टेड टू 2C प्लस 2D। तो आप जरा देखना Kc डैश, अब रिएक्शन चेंज हो गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होना ही होना है। तो व्हाट इज Kc डैश? Kc डैश इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2 इंटू D की पावर 2 अपॉन A की पावर 2 इंटू B की पावर 2। पुराना Kc का क्या बन गया? स्क्वायर। तो इसका मतलब साफ दिखाई पड़ता है कि किसी रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने का स्क्वायर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पुराने वाले की पावर 3 हो जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो पुराने वाले की पावर हाफ हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है। और एग्जाम्पल, जैसे
जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ऐसे लिख दिया NO2 प्लस O2 या NO प्लस O2 2NO2, और ऐसे लिख दो NO प्लस हाफ O2, मान लो ये Kp1 है, ये NO2 हो गया, ये Kp2 है। देख लो पहली रिएक्शन में 2NO प्लस O2 2NO2, Kp1 है मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो NO प्लस हाफ O2 NO2, तो बताओ Kp2 कितना हो जाएगा, पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर हाफ। तो किसी रिएक्शन को अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने की पावर वही हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर दो रिएक्शन को जोड़ दो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे तरह देखना, A कन्वर्टेड टू B, मान लो Kc1 है, कितना, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A। मान लो C कन्वर्टेड टू D, मान लो Kc2 है, इसका कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन C। अब मान लो ये इक्वेशन 1 है, दोनों को ऐड कर दो, ऑन एडिंग द इक्वेशंस। जरा इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या बन गया, A प्लस सी कन्वर्टेड टू B प्लस डी। तो बताओ Kc कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ C। B अपॉन A बराबर था Kc1 के इंटू Kc2 के। तो साफ दिखता है नया Kc क्या हो गया, Kc1 इंटू Kc2। तो रिएक्शन को अगर जोड़ोगे तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। थर्ड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी किसी रिएक्शन को किसी अगर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने की पावर दैट फैक्टर। एंड द फर्स्ट वन, अगर किसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द इनिशियल और ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तीन ही प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 will be effect of temperature on equilibrium constant, most important effect of temperature on equilibrium constant। थोड़ी देर पहले एक बात कही थी स्टूडेंट्स आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का कुछ किसी पर डिपेंड नहीं करता एक्सेप्ट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kp Kc की वैल्यू चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज होगी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।